Hi everyone, my name is Abhilasha Singh. I recently cleared the Delhi Judicial Services Examination 2018 with 22nd rank. Brief introduction about myself. I did my graduation from Lady Shri Ram College for Women, Delhi University in 2013. Post that I did my law from Campus Law Center, Delhi University, which got over in 2016. After that I did my LLM from the Indian Law Institute in 2017. उसके बाद I gave my NET, cleared junior research fellowship in the very first attempt. After that I started preparing for judiciary, which was in August 2018. Since then I have been into preparation. So in this video I would like to discuss about the pattern of the exam, what is required from you, the do's and don'ts of it, the strategy, the book list, everything which I can share with you, I will. Firstly, who can sit for judiciary? A person who has done law. So you need to be a law graduate in order to be eligible for this exam. Now age limit is different for every state. For Delhi it is 32, for Haryana it is 40 if I'm not wrong, I'm not sure about it. But you can check, every state has a different eligibility criteria, but the minimum eligibility is for you to be a law graduate. Secondly, the pattern of the exam, it differs from state to state, but basic pattern which they follow is three stages of the examination, that is the prelims, the mains and the interview. This remains common to all states. The syllabus varies, the pattern of questions they vary, the marks vary, but more or less the basic structure remains the same. So firstly I would like to talk about the prelims, the preliminary examination, and what I am saying now is purely related to Haryana and Delhi. So if you are preparing for other states, please take it with a pinch of salt, because I did not prepare for any other state, so my strategy revolved around Haryana and Delhi. तो अब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स MCQ आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दिल्ली में 200 आता है, हरियाणा में 125 आता है. अब जब दिल्ली में 200 आता है तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं. इसमें आपके लॉ भी आती है, आपका जनरल नॉलेज भी आता है और आपकी इंग्लिश भी आती है. तो आपको हर चीज़ को वेटेज देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लॉ कवर्स द मेजर चंक, बट इंग्लिश और जीके भी 25 मार्क्स आता है. तो आप उनको निगलेक्ट करके एकदम लॉ पे फोकस करके चलेंगे तो ऐसे आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा. तो आपको स्टार्टिंग से पेपर को समझना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक करना है. अगर वो करके आपको जो पैटर्न समझ आता है उसके हिसाब से हर एक एरिया पे आपको अलग से फोकस करने की ज़रूरत है. आप ये नहीं कर सकते कि लॉ इंपॉर्टेंट है, जीके तो हम देख लेंगे. दैट अप्रोच वुड नॉट वर्क फॉर यू, आई एम सॉरी. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम. अब प्रीलिम्स के लिए लॉ कैसे कवर करें? लॉ के लिए आपके लिए बेराक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. अगर आप बेराक्ट से कंफर्टेबल नहीं है तो आप कुछ और पढ़ ही नहीं सकते हो, पहले बेराक्ट्स पढ़ो. हाउ डू यू रीड द बेराक्ट्स? अपने साथ कोई टेक्स्ट बुक रख लो, आपने कोचिंग लिए तो नोट्स रख लो. दिल्ली के लिए आपकी क्रैमिंग काम नहीं करेगी कि ये वाले सेक्शन में ये है, ये वाले आर्टिकल में ये है, अंदर बेसिक पूछ लिया कि इस लाइन में से क्वेश्चन उठा के दे दिया. दे वुड नॉट डू दैट. 150 क्वेश्चन में से हार्डली 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे. दिल्ली इज़ फेमस फॉर कंसेप्ट्स. सो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस सिर्फ बेराक्ट पढ़ के आप नहीं कर सकते. बेराक्ट की साउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ उसके अंदर के वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ रेफर करना ही पड़ेगा. इट कैन बी इंटरनेट रिसोर्सेज, इट कैन बी टेक्स्ट बुक्स, इट कैन बी कोचिंग नोट्स, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, बट यू हैव टू डू इट इन सच अ मैनर दैट ऑल योर कंसेप्ट द बेराक्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए. रटने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर दिल्ली. हरियाणा में थोड़ा क्रैमिंग चलता है, बाकी स्टेट्स में क्रैमिंग बहुत ज़्यादा चलता है, वहाँ आप बिना क्रैमिंग के नहीं कर सकते. बट स्पेसिफिकली फॉर दिल्ली यू नीड नॉट क्रैम. आपको समझना बहुत ज़रूरी है. अब प्रीलिम्स में 2-3 सब्जेक्ट्स है जो एक्स्ट्रा आते हैं, जो मेंस में नहीं आते, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. अब इनके लिए आप बेराक्ट के बाहर कुछ नहीं पढ़ोगे. ये आते भी बेराक्ट बेस्ड ही हैं और बेराक्ट मोर देन सफिशेंट है, बिकॉज ये आपको बाद में काम आएगा नहीं. और 10 क्वेश्चन के लिए अगर आप इतना टाइम अभी डिवोट कर दोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में अपना टाइम कम कर दोगे, वो आपको मेंस में अफेक्ट करेगा. तो जो सब्जेक्ट सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं उनके लिए सिर्फ बेराक्ट सफिशेंट है. जो मेंस और प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं उनके लिए आपकी साउंड क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है. नीडलेस टू से आपको प्रोसीजर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. सब्सटैंटिव लॉ इंपॉर्टेंट है, बट ये लोग प्रोसीजर्स में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं. सो प्रोसीजर्स को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है. वो हम लॉ करते टाइम भी ध्यान नहीं देते उस पर, हमारा सारा फोकस सब्सटैंटिव लॉज पे होता है.
तो प्रोसीजर्स को आपको बहुत अच्छे से करने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, प्लीज़ उन्हें रेफ़र करो। कोचिंग नोट्स भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अपने प्रिपरेशन को इतना रिस्ट्रिक्ट करके नहीं चल सकते आप आजकल के जैसे पेपर्स आ रहे हैं उनको देखते हुए। और दिल्ली में हमारे मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत ऐसे एरियाज से थे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना कवर करते हैं, ना उनको हम लोग इम्पॉर्टेंट समझते हैं, बट 40 मार्क्स का उनमें से आ गया था इस बार। तो ऐसे पेपर्स जब आते हैं आप पैनिक करोगे अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो पेपर में जाके, और वहाँ टाइम बहुत कम होता है, आपको इतना सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है अपने आप से आप देखो, अपनी बुक लिस्ट प्रिपेयर करो। कुछ चीज़ें आपको एक बुक में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको एक जगह मिलेगी, कुछ आपको इंटरनेट पे मिलेगा। तो हर रिसोर्सेज को चूज़ योर रिसोर्सेज वाइजली एंड यूज़ देम, प्लीज़ डू यूज़ देम। अपनी रिस्ट्रिक्टेड रखोगे पढ़ाई तो उससे आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। So now moving on to the mains, Delhi में 4 papers होते हैं. The first one is general knowledge and language. General knowledge for 100 marks and language for 150 marks. So it's a 250 marker. The other 3 are law papers: civil law 1, civil law 2 and criminal law. So that they are for 200 marks. तो मार्क्स सुन के ही समझ आता है पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 250 मार्क्स का है वो पेपर, और वो बहुत आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि लॉ में ये लोग एवरेज मार्क्स देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत स्कोर कर लोगे, किसी में एवरेज रह जाओगे। बट अगर आपका पेपर 1 में मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन हियर, यू विल स्कोर अ गुड रैंक इट्स इन केस योर पेपर 1 इज़ गुड। सो पेपर 1 में क्या है, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज। अब जीके कहाँ से कवर करेंगे, हम जीके कवर करेंगे एक तो ल्यूसेंट का मिसलेनियस पोर्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिम्स। मेंस में इतने क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आए थे, बट प्री में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये। तो आप ल्यूसेंट को रेफ़र करें। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत पतली मैगजीन आती है न्यूज़ एंड इवेंट्स करके, वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, मुखर्जी नगर, करोल बाग, आपको हर जगह मिल जाएगी। उसका मंथली एडिशन आता है, तो वो लास्ट 1 ईयर की ज़रूर करें, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हुए थे न्यूज़ एंड इवेंट्स से। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक जीके टुडे की ऐप आती है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें रोज़ 5 से 6 न्यूज़ आर्टिकल्स वो देते हैं, उसमें से कुल 2-3 आपके लिए रेलिवेंट होंगे फॉर जुडिशरी, सो यू कैन बुक मार्क देम। वो लास्ट में आपका पेपर से 1-2 दिन पहले भी आपने एक उसकी ग्लिम्सेस ले ली, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। So news and events, GK Today and Lucent. Other than that, newspaper. Personally, I found Indian Express more helpful with the judicial services exams than Hindu. Hindu is for UPSC. If you're a judicial aspirant, you should go for Indian Express. उसकी न्यूज़ की कवरेज जुडिशरी के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। सो यू कैन रेफर टू इंडियन एक्सप्रेस फॉर दैट। अब एक और ऐप आता है डेली एडिटोरियल्स करके, अब उसमें वो लोग रोज़ सारे न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स को एनालाइज करके उसमें पुट करते हैं। वहाँ आपका ऐसे राइटिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, आपको सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑलरेडी एडिटोरियल्स को बहुत ईजी लैंग्वेज में कंसाइज करके देते हैं। सो ये 2 ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो, जीके टुडे और डेली एडिटोरियल। दिस विल रियली हेल्प यू इन योर मीन्स as far as GK is concerned. Static portion I did not prepare for it. I was ready to take the risk because time बहुत कम है, और अगर टाइम कम होता है आपके पास तो आप या तो करंट कर सकते हो या स्टैटिक कर सकते हो। स्टैटिक आपकी शुरू से नॉलेज होगी तो होगी, नहीं होगी तो वो एकदम ओवरनाइट बिल्ड नहीं हो सकती। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इट ऑल टेक्स टाइम। सो इफ़ यू हैव अ साउंड नॉलेज, वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन स्टैटिक, प्लीज़ वर्क ऑन योर करंट। दे आस्क मोर ऑफ करंट, less of static. So that would be about paper 1. Also, please practice a few pressy writings and essay writing. It will fetch you a lot of marks and वो बहुत scoring भी होता है, easy भी होता है। 3-4 भी practice कर लोगे तो चल जाएगा। एक मुझे अपनी जर्नी में प्रॉब्लम क्या लगी, हम लोग ने कॉलेज के बाद से हिंदी नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन के बाद। अब हिंदी बहुत वीक है और हिंदी हर पेपर में आता है। हरियाणा में 100 मार्क्स का अलग पेपर होता है, दिल्ली में ट्रांसलेशन आता है, बट वो 80 मार्क्स की होती है। नाउ 80 मार्क्स इज अगेन अ बिग डील ऑफ स्कोर। तो हिंदी को आप प्लीज़ इम्पॉर्टेंस दो, उसको निगलेक्ट मत करो कि लास्ट में करेंगे हो जाएगा। वो पैनिक क्रिएट करता है। मेरे जब 20 डेज़ की प्रिपरेशन का टाइम मिला था, द मोस्ट पैनिकिंग पार्ट वॉज अबाउट हिंदी, कि ये कैसे प्रिपेयर होगा, अब लैंग्वेज को 20 दिन में कैसे करें।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप रोज़ दैनिक जागरण का एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है। मैंने इसको एक्सरसाइज को 10 दिन किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, बट यू लकी इफ़ यू हैव टाइम, तो आप अभी से ये प्रैक्टिस कर सकते हो। जागरण उठाओ, उसका एडिटोरियल, उसको आप हिंदी को इंग्लिश में करने की कोशिश करो, उसको जनरली रीड करो। आपकी वोकेबलरी बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, वो न्यूज़पेपर्स से आएगा। उसके अलावा उसके लिए आप ट्रांसलेशन सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर वाली हेल्प बुक्स आती हैं उसमें से कर लो। आपको मेन फोकस करना है अपनी वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पे व्याकरण नहीं आता है, यहाँ पे हिंदी ऐसे नहीं आता है, अनलाइक हरियाणा, इधर आपको सिर्फ ट्रांसलेशंस आएंगे। तो उसके लिए आपकी मेजर वोकेबलरी इशू है, वो आप कैसे भी बिल्ड कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ लो, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज आती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो उनको आप साथ में रख के, जो आई थिंक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेम, बट इट्स एन एनसीईआरटी, हिंदी इंग्लिश दोनों आप साथ में रख के ट्रांसलेशन करके क्रॉस चेक कर सकते हो। वो बिल्कुल पैरा टू पैरा ट्रांसलेटेड है आपस में, हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ASAP लॉ की बुक आती है हिंदी के लिए, उसमें उन्होंने ये बैजिंग टेक्निक करके वर्ड्स को इकट्ठा करके ट्रांसलेट किया हुआ है, लाइक हिंदी वर्ड उसका इंग्लिश वर्ड। आप वो बुक फॉलो कर सकते हो। वो भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था उसे करने का, बट उसको मैंने आधी तो पढ़ी ली थी और वो बहुत हेल्पफुल थी, उससे मेरे काफ़ी वर्ड्स डेवलप हुए। तो रोज़ के अगर आप 10 वर्ड भी इकट्ठा करके एक रजिस्टर मेंटेन करो, उसमें लिख रहे हो, लास्ट में आप उनको एक रीड मार के चले जाओ, तो आपका बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी में आपको वो हेल्प करेगा। और उसके जगह आप उस वहाँ स्कोर कर रहे हो तो यू हैव अ वेरी ब्राइट चांस टू क्लियर इट, बिकॉज 80 मार्क्स बहुत होते हैं 250 में से। एंड इस बार ट्रांसलेशन आप देखें हमेशा बहुत टफ नहीं आती है, वो स्कोरिंग एरिया है, तो उसको निगलेक्ट ना करके उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ ताकि आपको वहाँ से ब्राउनी पॉइंट्स मिले। सेम गोज फॉर प्रेसी, लेकिन 3-4 से ज़्यादा सॉल्व मत करना, टाइम वेस्ट करेगा, बट 3-4 कर ज़रूर लेना। एक दिल्ली के पेपर में स्पेसिफिकली ये लोग बोलते हैं प्रेसी राइटिंग करो, लेकिन साथ में कुछ लिखा नहीं होता है। और तो उसका तरीका क्या होता है, एक आप ऊपर हेडिंग लिखो, जो भी आपको लगता है इसका टाइटल टॉपिक होना चाहिए, किस चीज़ पे बेस्ड है, अपने आप से हेडिंग ज़रूर दो वरना मार्क्स कटते हैं। दूसरा, एंड में ब्रैकेट्स में अपने एवरेज वर्ड्स जो आपने 1/3 में उसे कन्वर्ट किया, कितने वर्ड्स बन रहे हो उनको ब्रैकेट में नीचे ज़रूर लिखो। इट मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनर। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो हम इतना इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं देते, बट ये बहुत मैटर करती हैं। जैसे प्रेसी में बिना हेडिंग के प्रेसी इज नेवर कंप्लीट इवन इफ दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट। हरियाणा में स्पेशली लिखा था गिव अ टाइटल, दिल्ली में नहीं लिखा, बट आप देकर आना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट द एसेज, बेसिकली इन्होंने 10 मार्क्स के 6 ऐसे तो पूछे हुए थे करंट अफेयर्स में से। दे वर नॉट इवन एसेज, दे वर शॉर्ट नोट्स। सो जो शॉर्ट नोट्स थे वो थे सारे करंट अफेयर्स में से, लाइक सबरीमाला इशू, देयर वाज वन ऑन ब्लू व्हेल चैलेंज, सारे करंट में से ही थे। वन वाज ऑन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम मिनी प्रियम्बल बोलते हैं उसको, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपका जो प्रियम्बल में एडिशंस हुए थे उन पे, तो ये सारे आपको या तो एज अ लॉ स्टूडेंट 100% आते होंगे। प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या वर्ड्स ऐड हुए थे वो हर किसी को पता होगा। ब्लू व्हेल चैलेंज वगैरह अगर आप थोड़े भी वेल वर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी चेन ऑफ केसेस थे वो तो करने हैं ही हैं, वो तो मतलब देयर इज़ नो डाउट कि उनको आप छोड़ ही नहीं सकते, वो इतने लैंडमार्क हैं। होमोसेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ट्रांसजेंडर राइट्स पे था। सो ये सारे बहुत करंट टॉपिक्स थे, इन्होंने कुछ भी स्टैटिक नहीं पूछा था इनमें। सो ये आपकी ओवर द टाइम जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपकी नॉलेज डेवलप होगी, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा ये वाला पोर्शन। अबाउट दी एसेज, अब हमारे यहाँ 2 एसेज आए थे 25 मार्क्स ईच। एक था जो मुझे याद है बिकॉज आई अटेम्प्टेड दैट वन, एक था सोशल मीडिया के ऊपर, वेदर इट इज़ अ बून और बेन, समथिंग लाइक दैट वाज रिलेटेड टू सोशल मीडिया। द अदर वन वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक हो गया, अगर इसके ऊपर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो यू विल ओनली बी बीटिंग अराउंड द बुश इन द एग्जाम। आप इसके लिए प्रिपेयर करे बिना जाओगे तो आप कुछ भी रैंडम लिख के आओगे, और ये एक टेक्निकल टॉपिक है जिस पर रैंडम नहीं है, आपको कुछ स्पेसिफिक मटेरियल आपके पास होना ज़रूरी है। वहीं सोशल मीडिया यू कैन मैनेज इट विदाउट प्रिपरेशन। हम सारे इतना सोशल मीडिया से कनेक्टेड है कि हम जनरली भी लॉजिक
लगाकर उस ऐसे को मैनेज कर सकते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन होगा, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें भी आपको बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करना है। एक वो टॉपिक सिलेक्ट करो तो बेटर रहेगा जो बहुत लोग नहीं लेंगे, यू विल फेच मोर मार्क्स। अब सोशल मीडिया हर कोई लिखेगा, इट्स एन ईजी टॉपिक, तो जहाँ ईजी हो गया सबने लिख दिया, तो एग्जामिनर का आप खुद से साइकोलॉजी सोचो एग्जामिनर की, कि अगर मैंने और 10 बच्चों और ने सोशल मीडिया पे लिखा है, उनके पास ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा मार्क्स को वेरी करने का, सबके एवरेज मार्क्स आएंगे। सो इफ़ यू कैन पिक अ टॉपिक विच इज़ नॉट सो कॉमन, एंड इफ़ यू डू पिक सोशल मीडिया जैसा कोई टॉपिक, सो बी वेरी क्रिएटिव अबाउट इट। आपको नॉलेज को वहाँ पे बैक साइड पे प्रैक्टिस, जो आपका लास्ट शीट होता है उसके ऊपर पहले आप एक फ्रेमवर्क बनाओ ऐसे का, जंप मत करना कि मुझे तो आता है, मैं एकदम एक्साइटमेंट में यू स्टार्ट राइटिंग। मेक एज लेस मिस्टेक्स एंड करेक्शंस एज यू कैन इन द मेन शीट। तो बैक साइड पे अपना सारा पहले से फ्रेम बना लोगे तो आगे जाके गलतियां नहीं होंगी, बिकॉज लैंग्वेज पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आई एम नॉट सेइंग कि 10-12 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, बट एक इंप्रेशन क्रिएट करता है वो एग्जामिनर के माइंड में। तो ऐसे राइटिंग के लिए आपको एक फ्रेमवर्क होने की ज़रूरत है। अब ऐसे राइटिंग को आप प्रिपेयर कहाँ से करोगे? For the essays, you can refer to the Anudeep Durishetty blog. So he was rank 1 CSE 2017. So he has uploaded all his PDFs which he made while in preparation. So one is for essays, in which he has dealt with all the important cliche topics, you can say education, environment, gender, industrial revolution, all of that. So he has covered that in it. He has given a brief intro, the main content and the conclusion. So one pointers. So when you get the pointers, you can easily Google and you can build your own knowledge around that basic framework. So it will save your time. You can make your own framework, no problem with that. But if you have paucity of time, तो अगर आप इस ब्लॉग को फॉलो करेंगे तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा, उसमें बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसको थोड़ा अपडेट करना है क्योंकि वो 2017 के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग है। सो दिस रियली हेल्प मी। अपार्ट फ्रॉम दैट, विजन IAS और इनसाइट्स ऑन इंडिया, ये दोनों जो वेबसाइट्स हैं ये मॉक पेपर्स अपलोड करते हैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स के, जो इनके पास आके बच्चों ने ऐसे लिखे होंगे। तो उनमें से आप कुछ कुछ देख लेंगे। तो जैसे मैंने सौम्या शर्मा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स वहाँ से थे, कुछ पॉइंट्स मैंने इंटरनेट यूज़ किया था, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स की आप लिस्ट बना लो, उन टॉपिक्स को आप ऑनलाइन सोर्सेज से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हो जाती है, जैसे अरिहंत के एसेज हो गए, ये सारे बहुत आपको रिस्ट्रिक्टेड एसेज देंगे, उससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लो हो जाएगी। तो उन बुक्स को रेफर करने के बजाय प्लीज़ यूज़ दी इंटरनेट एडिटोरियल्स, वहाँ से आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। लिखें आप अपने तरीके से। अगर आप किसी बुक को फॉलो करोगे तो आप उस बुक को कॉपी करने की कोशिश करोगे, उससे आपकी अपनी एफिशिएंसी डाउन जाएगी। आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज़ पढ़ो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सौम्या शर्मा, और 5-6 और वो हर साल अपलोड करते हैं जितने भी टॉपर्स की उनके पास मॉक कॉपीज़ होती हैं वो। तो वहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको एक तो पता चलेगा कि लिखना कैसे होता है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और कैसा उसका फ्रेमवर्क होता है, और कितना ईजीली उन्होंने लिखा होता है, लेकिन वो कितना फुल ऑफ फैक्ट्स होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करोगे पहले से, तो इस पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बाकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ही थी मेजरली। 60 मार्क्स का जो शॉर्ट नोट्स थे उन्हें छोड़ के 1 लाइनर्स थे, ट्रू फॉल्स थे, ये सारे आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स और GK टुडे से कवर हो जाएंगे। मेरे वहीं से कवर हुए थे। तो आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, एनालाइज करिए। जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तो आपको अपने आप ईजी हो जाएगा टू शॉर्ट लिस्ट योर रिसोर्सेज कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। सो ये था अबाउट पेपर 1। अबाउट द अदर लॉ पेपर्स, आई रेफर टू बेसिक बुक्स, सम ऑफ देम, सम कोचिंग नोट्स आई अरेंज्ड फॉर द नोट्स ऑफ a few coaching. I had 2 coaching के notes, so I had to mix everything up because हर जगह आपको थोड़ा सा मटेरियल मिलेगा, आपको और जगहों से उसको कवर कंप्लीट करना पड़ेगा। एक टॉपिक आप एक जगह से नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। There might have been people जिन्होंने किया होगा, but for me I had to be sure about covering each and every aspect of one topic. अब आप प्रिपेयर कैसे करते हो मेंस के लिए? आपके पास एक तो होती है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। वो लिस्ट कहाँ से बनेगी? प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के। कुछ एरियाज होते हैं जिनसे ये रिपीटेडली अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, बट वो एरिया नॉनदलेस सेम रहता है।
अब उस एरिया को आइडेंटिफाई करो, अपनी लिस्ट बनाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके ऊपर तो आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी है, बिकॉज वो इतने ऑब्वियस टॉपिक्स है कि वो आ जाए और आपको नहीं आता हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन करेंगे और आपके मार्क्स भी, बिकॉज ये जो एग्जामिनर सेट कर रहा है पेपर, उसके लिए ईजी क्वेश्चन है जो वो आपको दे रहा है, तो एक्सपेक्ट टफ क्वेश्चन, वो दूसरा लॉट होगा क्वेश्चन पेपर में। तो अपने जो मेन कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर कुछ तरह के टॉपिक्स होंगे जो कभी कभी आते हैं, अब जैसे इंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजंक्शन टेम्परेरी मैंडेटरी सबको पता है, वो तो आपको करना ही है। अब उसी में एंटी सूट इंजंक्शन आ जाता है, पिछली बार दिल्ली में आया था। आजकल बहुत ज़्यादा डायनामिक इंजंक्शन का कंसेप्ट चल रहा है, जो अभी लाइव लॉ ने भी कवर किया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंसेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। सो एक टॉपिक के ऊपर आपको कंटेम्प्रेरी, आपको पिछला, उसका लैंडमार्क, हिस्ट्री, सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक टेक्स्ट बुक काम नहीं करेगी, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज। सो ऐसी अप्रोच से आप करोगे तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। सो देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम विल्स दिस टाइम, 40 मार्क्स का वो पार्ट था, 20-20 ईच। वो आया था अटेस्टेशन से विल्स को लेकर। अब वो सेक्शंस एविडेंस एक्ट के इतने ऐसे हैं कि हम उन्हें प्री के लिए तो प्रिपेयर कर लेते हैं, मेंस के लिए उन्हें कभी प्रिपेयर नहीं करते हैं। अब उनसे 40 मार्क्स का आ गया, 40 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ भी है पेपर क्लियर करने के। आप वही गलत कर दोगे तो आप कैसे क्लियर करोगे? तो ये वाले टॉपिक्स कहाँ से कवर होंगे? जब आप बैराक भी पढ़ रहे हो, अटेस्टेशन दिमाग में आती है, आपके दिमाग में जनरली डाउट आना चाहिए कि विटनेसेस कैसे होते हैं, साथ में होते हैं, कैसे होते हैं। अगर आप में ये क्यूरियोसिटी होगी तो आप डेफिनेटली इंडियन सक्सेशन एक्ट को खोलोगे, आसपास की जो उससे रिलेटेड लॉज है उन्हें देखोगे, तो आपको वहीं की वहीं आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे डाउट्स आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। जैसे बेसिक एग्जिबिट और मार्क में क्या डिफरेंस होता है, ये ना कोई बताता है, ये ना किसी टेक्स्ट बुक में है। ये या तो उसको पता होगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्योंकि ये कोर्ट की टर्म्स है, या फिर उसको पता होगा जिसने प्रीवियस ईयर देखे होंगे। प्री में एक बार ये क्वेश्चन दिल्ली में पहले भी आया था और इस बार भी आया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर ठीक से देखे होंगे और डाउट्स आए होंगे तो उनको क्लैरिफाई करोगे, आप इंटरनेट से करोगे और वो हो जाएगा, तो फिर आपका ये क्वेश्चन भी निकल जाता। तो मेजरली आपको क्यूरियस रहना है, अपने नॉलेज डोमेन को ब्रॉडन करो। एकदम रिस्ट्रिक्टेड पढ़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप मैनेज नहीं कर पाओगे वैसे। तो स्ट्रैटेजी क्या हो गई? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं हर साल, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं, जो वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, बट वो जस्ट टू मेक द पेपर लिटिल ट्रिकी वो पूछ लेते हैं। उनको आप ऐसे ही कवर कर सकते हो कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, कवर सब कुछ करो, ज़्यादा फोकस मेन टॉपिक्स के ऊपर करो। अब अबाउट द रिसोर्सेज, CPC सब लोग बोलते हैं बहुत टफ है, सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। उसके लिए देर इज़ ओनली वन सोल्यूशन दैट यू हैव, यू कैन गो फॉर AK जैन। AK जैन अच्छी है उसके साथ, लेकिन वो अकेले में सफिशेंट नहीं है, उसके कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, वो इनकम्प्लीट है, वो सब कुछ कवर नहीं करती है। आई रेफर टू मुल्ला की टू इंडियन प्रैक्टिस। इट्स अ वेरी थिन बुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ह्यूज मुल्ला, it's a summarized version of the main mullah. He himself has written this one for the students, so it's a student edition, you can buy that. It's a very very nice book. आपका CPC के concepts एकदम फ्लो में क्लियर हो जाएंगे। आप वो ले सकते हो। मैंने उसी बुक में अपने शॉर्ट नोट्स बना के उसको अपना फाइनली एक फाइनल नोट्स बना लिया। मैं उसी बुक से पढ़ती हूँ, जितनी बार रिविजन करोगे उतनी बार आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। प्लस ऐसी कुछ बुक पढ़ने से आपको अच्छी अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी, आपकी लैंग्वेज, राइटिंग लैंग्वेज जो है इसकी लॉ की, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो यू कैन टेक दिस बुक, इट्स वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिल्ली हाई कोर्ट बीच में PDFs अपलोड करता है ऑनलाइन प्रोसीजर्स के, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर इन ट्रायल कोर्ट्स। वो अगर आप गूगल करोगे आपको ईजिली मिल जाएगा। इट शुड बी 30-40 पेज PDF। उसमें CPC आपको भी पता है, आपने पढ़ा है, बहुत स्कैटर्ड है, सीक्वेंस में नहीं है। उसमें उस पूरे प्रोसीजर को उन्होंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टाइम द पार्टी कम्स टू कोर्ट टू फाइल द प्लेंट टिल द टाइम ही गोज आउट एंड द एग्जीक्यूशन हैपन्स, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अ सीक्वेंस। सो वो आपके रिविजन में आपको काम आएगा टू कवर द CPC पार्ट, एंड सेम दे हैव फॉर CRPC, the Delhi court. So you can refer to these resources along with the notes and books or whatever you are referring to. So this will give you a good brief out कि क्या procedure actually court में follow होता है। Procedures में ये है, evidence act के लिए Batuklal I refer to and AK Jain, and they were Batuklal was more than sufficient. It's given in easy language, it covers everything, and the illustrations are very very good. You need illustrations to crack exams like Haryana and Delhi.
And one more suggestion, when you're writing the answers, if they have given you a question where you think you can explain it through an illustration, even if you don't have the case law, it's no problem with that. You can give illustrations and still you will fetch good marks. So always work on your illustrations when you are studying. अपने आप को पढ़ते टाइम अपने दिमाग में इलस्ट्रेशंस बना के पढ़ो कि इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा. तो जब आप पढ़ते पढ़ते ही उसके ऊपर सोच लोगे तो वहाँ जाके आपको इलस्ट्रेशन सोचनी नहीं पड़ेंगी, वो एकदम माइंड में आ जाएंगी. तो इलस्ट्रेशंस आर इंपॉर्टेंट. तो फॉर एविडेंस एक्ट, बतुकलाल एंड ए के जैन, बिकॉज बतुकलाल इज वास्ट, तो आप हर टॉपिक उससे नहीं कर सकते हो. बट जैसे फर्स्ट 1 to 32 सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप बतुकलाल से कर लो. उसके बाद ये विटनेसेस वाला, डॉक्यूमेंट्स वाला 91 92 सेक्शन है, वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, लाइक आई सेड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार आते हैं, वो आप बतुकलाल से कवर कर सकते हो. फॉर द स्मॉलर एक्ट्स लाइक SRA, लिमिटेशन, सोगा, इन सब के लिए ए के जैन इज मोर देन इनफ, एक्चुअली मोर देन इनफ. इतना वो क्योंकि टेक्निकल पूछते नहीं हैं, आपको बेरैक्ट का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अभी रिसेंटली जैसे SRA में अमेंडमेंट हो गया है, मोस्टली उसका बीच वाला पार्ट पूरा ही चेंज हो गया है, तो उस पर कोई केस लॉ नहीं मिलेगा आपको, कोई कमेंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको उसको समझना ज़रूरी है अपने आप से. सो उसके लिए SRA के लिए फिर बेरैक्ट और ए के जैन, और सेम फॉर सोगा, रजिस्ट्रेशन इवन. अब रजिस्ट्रेशन के लिए माई रिसोर्सेज वर द इंटरनेट एंड ए के जैन. ए के जैन इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल बिकॉज दे आर कवरिंग जस्ट सेक्शन 17 and 49 in the book. So you need to refer to other resources because आपके एग्जाम में सिर्फ उन एरियाज से नहीं आता, थोड़े और एरियाज आपको कवर करने पड़ते हैं. तो उसके लिए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. 17 को आप जितने ज़्यादा वाइड डोमेन में पढ़ सकते हो उतने वाइड डोमेन में पढ़ो, जितना आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ये वाली सिचुएशन हुई तो क्या होगा, वो हुई तो क्या होगा, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, उससे आपको उनके एक्चुअल टर्म के मीनिंग्स को समझने में ईजी रहेगा. सो रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज CPC के साथ मिक्स होके एटलीस्ट DGS का टफेस्ट क्वेश्चन जो इनका आप बोल सकते हो मेंस में होता है, वो सिविल लॉ 2 में ही होता है, जो CPC और रजिस्ट्रेशन को ये मिक्स करके क्वेश्चंस बनाते हैं. SRA CPC को मिक्स करके बना देते हैं. तो यहाँ से और भी क्या इंपॉर्टेंट होगा, आप किसी भी बेरैक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को अकेले में नहीं पढ़ोगे, हमेशा उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ोगे कि और बेरैक्ट्स को कैसे टच अपॉन कर रहा है, इसके ये वाला एरिया उस बेरैक्ट से कैसे रिलेटेड है. तो जब आप सब चीज़ों को साथ में रख के पढ़ोगे तो आप हमेशा एक होलिस्टिक स्टडी करोगे, जिससे कि जब एग्जाम में मिक्स होकर क्वेश्चन आएगा तो यू वोंट गेट कन्फ्यूज्ड. अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई लर्न इट दी हार्ड वे. आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे. कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट. उससे हर जगह बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आपके पास आप बुक भी पढ़ सकते हो, आप दुकी भी पढ़ोगे, लेकिन इन दी एंड व्हाट आई रियलाइज्ड व्हाट वाज द मेजर सोर्स, इट वाज बांगिया की पूरी बुक नहीं, उसके लास्ट का जो चैप्टर है, इट्स द समरी चैप्टर. सो इट्स फॉर 30-40 पेजेस एंड इट कवर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. तो जितने भी केसेस हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे. कंसेप्ट उन्होंने छोटा छोटा समझाया हुआ है. जो डॉक्ट्रीन्स है वो आप नाम वहाँ से देख के मेन बुक से उसको रेफर करके क्लियर कर सकते हो. तो बांगिया का ये जो समरी है, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड हैंडी, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव टाइम और मेंस एकदम सर पे है. तो एक बार अपने कंसेप्ट्स बिल्ड कर लिया आपने, उसके बाद आपको कभी भी कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. सीधा आप जाएं समरी पे, उसको रेफर करें, उससे बाहर कभी पेपर नहीं आएगा. अबाउट फैमिली लॉ, फैमिली हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी है. 200 नंबर का उसके ऊपर डेडिकेटेड एक पूरा पेपर है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 40 to 50 मार्क्स का आता है. दिल्ली में कभी कभी 60, उससे ज़्यादा वो कभी भी नहीं आता. जब आपका जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ ज़्यादा आता है, मुस्लिम पे से हार्डली ये पूछते हैं 10-12 नंबर का. तो हमारे टाइम पे 2-2 मार्क्स के आए थे. इद्दत पीरियड क्या होता है, डॉवर क्या होता है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आपने मुस्लिम लॉ थोड़ा बहुत भी कभी ढंग से लॉ फैकल्टी में ही पढ़ा होगा, तो आप मैनेज कर पाओगे. इसको पढ़ने का ऑनेस्टली मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज मेरे प्रोसीजर्स वीक थे, तो आई डिड नॉट गेट मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस. बट नीडलेस टू से मेरा फैमिली लॉ कॉलेज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग था, मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने उसे पहले से ठीक से पढ़ा हुआ था. सो इट वर्क फॉर मी इवन विदाउट रिविजन. बट इफ़ इट इज़ वीक फॉर यू, प्लीज़ डू प्रिपेयर. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर समझ जाओ तो इसके ऊपर आप एक जनरल लॉजिकल आंसर भी लिख सकते हो.
इस बार एक क्वेश्चन आया था जुडिशियल सेपरेशन पे कि अगर जो स्पाउस है उन्होंने कोहैबिट कर लिया व्हेन द डिक्री इज स्टिल इन फोर्स, तो व्हाट विल हैपन, उन्हें कोर्ट में जाके उस डिक्री को रिसेंड कराना पड़ेगा, कोर्ट खुद कर लेगा, या दे हैव इन्फ्रिंज द डिक्री और व्हाट। अब इसको आप लॉजिकली भी आंसर कर सकते हो अगर आपको सिर्फ इतना पता है जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। तो इस सब्जेक्ट में लॉजिक काम कर जाता है, तो ये सब्जेक्ट आपका ब्राउनी पॉइंट स्कोर करा सकता है। सो नेवर लीव दिस, डोंट नेग्लेक्ट इट, लेकिन इतना भी डेप्थ में मत करो क्योंकि इससे इतना ज़्यादा आता नहीं है। अब हिंदू लॉ के लिए सोर्सेज क्या होंगे, यू कैन स्टिक टू सिंगल, डोंट बाय एके जैन, एके जैन में गलतियाँ हैं। आप सिंगल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, आपको ईजीली मिल जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाओगे तो मिल जाएगी, मुखर्जी में भी अवेलेबल है। तो या तो आप सिंगल रेफर करो, या फिर आपको ज़्यादा पढ़ने का मन है तो पारस दीवान, इट्स अ गुड बुक। इससे ज़्यादा ऊपर जाके और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेसिक है। और फॉर मुस्लिम लॉ देर इज़ जाहबाला। जाहबाला एक बुक है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में ये लोग वैसे रेफर करते हैं, वहाँ के प्रोफेसर ने ये बुक लिखी है, बट इट्स गिवन इन वेरी इजी लैंग्वेज। जितने जुडिशरी डिमांड करती है एग्जाम्स उतना उसमें सफिशेंटली दिया हुआ है। तो इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, आपको ये बाहर कहीं और नहीं मिलेगी, आपको इसको मंगाना पड़ेगा। सो मोहम्मदन लॉ बाय जाहबाला, you can refer to this book, it's very nice for Muslim law. Apart from this, when you clear your prelims you will get time फॉर द मेन्स। आई होप नॉट 20 डेज, उससे ज़्यादा ही मिले, बिकॉज 20 दिन बहुत कम हो जाते हैं, पैनिक करता है आदमी। अगर आपको टाइम मिले तो शैलेंद्र मलिक के सॉल्व्ड पेपर्स आते हैं प्रीवियस ईयर, दिल्ली के भी और हरियाणा के भी, आप वो ज़रूर खरीदें, आप उनको देखें, उनसे आंसर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे लिखना है। और बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कुछ एक, तो जब वो रिपीट होते हैं, आपने इन बुक से पहले से आंसर पढ़ा, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इस बुक को रेफर कर सकते हो। थ्योरेटिकल आंसर्स चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे, वो आपसे कैसे भी पूछ लें आपको सेम आंसर लिखना है, तो उसमें आपका टाइम बचेगा, आपको आंसर प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, आपको एक कुकड अप आंसर मिल रहा है, जस्ट उसे पढ़ो, उसे समझो और अपने वर्ड्स में लिख लो। सो शैलेंद्र मलिक वैसे भी पढ़ो क्योंकि दिल्ली का आपको पता है पैटर्न 2015 का टफेस्ट एग्जाम था, जैसे पहले क्वेश्चन आते थे जैसे अब आते हैं, अभी तो आई थिंक वो 2015 के बाद अपडेट नहीं हुई है एज फार एज आई नो। तो जो पहले के पेपर्स होते थे बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल और प्रैक्टिकल होते थे, अगर आप उनके आंसर्स नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कभी कि इन पेपर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इन पेपर्स का क्या आपका आउटलुक होना चाहिए। तो उस वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज़रूरी हैं ही, उनके आंसर्स भी अगर आप पढ़ लोगे किसी के लिखे हुए तो आपको हेल्प मिलेगी उससे। सो प्लीज़ बाय शैलेंद्र मलिक इफ़ यू हैवंट टिल नाउ। उसके अलावा एक सिंगल की रिसेंटली बुक आई है मेंस की, उसमें उन्होंने सारी स्टेट का, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है टेम्परेरी इंजंक्शन, सो 1990 से लेकर 2017 तक जितनी भी स्टेट्स में टेम्परेरी इंजंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आया है वो उन्होंने टेम्परेरी इंजंक्शन के हेड में सारे एक जगह लिख दिया है। तो अब इससे हमारी क्या हेल्प हो जाती है, आप हर पेपर को, अगर सपोज आपने दिल्ली के प्रीवियस 10 ईयर्स उठाए, आप 10 ईयर्स को इकट्ठा पढ़ते जाओगे, आप टॉपिक्स ही नहीं शॉर्टलिस्ट कर पाओगे कि रिपीट क्या हो रहा है, थोड़ा पता चल जाएगा बट एग्जैक्टली आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, या तो आप पूरा सेक्शन वाइज उसको डिवाइड करोगे, नहीं करोगे तो इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। इसलिए ये वाली बुक बहुत हैंडी है, जस्ट क्वेश्चन पेपर्स है, लेकिन ये टॉपिक वाइज डिवाइडेड है कि एक टॉपिक से हर स्टेट में जितने भी क्वेश्चन आए थे, अब दिल्ली में सपोज हर साल क्वेश्चन आते हैं, 10 बार आए हैं तो वो 10 के 10 आपको एक हेड के अंडर मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ टॉपिक को प्रिपेयर किया, उसके एमसीक्यूज देखे क्या क्या है, ये सिंगल की मेंस की भी आती है और प्रीलिम्स की भी आती है, उसी के साथ उसका मेंस का पार्ट चेक कर लिया, उससे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने ये पार्ट तभी की तभी कर लिया तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिकॉज आपके पास हमेशा इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे प्रीवियस ईयर पढ़ जाओ, वो आपके पास टाइम नहीं होता है ना, हम इतना मोटिवेटेड होते हैं कि इस चीज़ पे इतना काम करें। तो उसके लिए ये बुक्स हैंडी हैं, ये आप जाके ले सकते हो, दिस विल एनी डे हेल्प यू। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, द केस लॉज। ये बहुत हमें दिमाग में लगता है कितने पर सब्जेक्ट कितने सारे केसेस हैं, हम उन्हें कैसे कवर करें, 50-50 केस हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के। अब ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रैम सो मच। फॉर मी दिल्ली में इट वर्क कि 20 दिन थे, पढ़ाई कंसेप्ट्स पे ही काम करते रहे, हम लोग नहीं रट पाए, मतलब मैं नाम नहीं रट पाई, मेरा वैसे भी क्रैमिंग पावर थोड़ा वीक है। केसेस इंपॉर्टेंट है, वो आपको ब्राउनी पॉइंट स्कोर करा सकते हैं कि सपोज 20 नंबर में से 3-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एक क्वेश्चन में, या अगर कोई 5 मार्कर है तो आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने पूरे क्रिमिनल लॉ के पेपर में फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 से 3 केसेस साइट किए थे, सिविल लॉ में भी 2-3 केस, 4 केस, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे नाम नहीं याद थे। अब सी जो लैंडमार्क केसेस हैं लाइक साकिरी वासु,
या DK बासु, ये सारे केसेस आपको एज इट इज़ टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने लॉ ठीक से किया है, तो ये केसेस तो आपको पता होंगे। प्रॉब्लम होती है एक तो रीसेंट केसेस की, कि उनके नाम नहीं याद होते। अब रोज़ इतने सारे केसेस आते हैं, यू कैन नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ देम। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका रेशियो। सो आपको पता होना चाहिए उसमें कोर्ट ने क्या बोला, उसका डिसीजन क्या था, क्योंकि उस डिसीजन को आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, केस के नाम से ज़्यादा उसके ऑब्जर्वेशन और डिसीजन के ऊपर आप काम करो। तो अगर आपको वो पार्ट याद है, नाम नहीं भी याद, यू कैन ईजिली राइट इन अ लैंडमार्क केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। सो इवन दिस वुड वर्क, इट वर्क फॉर मी। सो आई कैन से केस लॉज के नाम में ना घुस के उसके अंदर के कंसेप्ट में जाओ। अगर नाम याद रह जाए तो वेल एंड गुड, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, बट नहीं भी याद रहता तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बार दिल्ली जुडिशरी में हमारा क्रिमिनल लॉ स्पेसिफिकली 80% लाइव लॉ में से आया हुआ था, कि केसेस के एग्जैक्ट फैक्ट्स हमें दे दिए थे और बोला था डिसाइड करो। अब पर्सनली मुझे रीसेंट केसेस तब तक नहीं पता थे, ये चीज़ मैंने हरियाणा में ट्राई करी मेंस के टाइम, कि मैं रीसेंट केसेस को पढ़ जाऊँ तो कुछ बेटर हो। दिल्ली के टाइम हमें इतना टाइम भी नहीं मिला, तो हमें आइडिया भी नहीं था कि इतना लाइव लॉ पूछ लेंगे। सो अगर आपके पास टाइम है तो मेंटेन अ रजिस्टर लाइव लॉ के, जो आपको इम्पॉर्टेंट केसेस लगते हैं आ रहे हैं। जैसे अभी सिद्धालिंग वर्सेस स्टेट आया था, उसने आपका डॉरी डेथ का पूरा लॉ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। 2015 में दीपक मिश्रा का सर का एक जजमेंट आया था, उनने कुछ इंटरप्रिटेशन दिया था 306 का, उसे अब इस जजमेंट के थ्रू जस्टिस भानुमति ने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। सो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दोगे। अब इसी क्वेश्चन, ये पूरे केस के फैक्ट्स आ गए थे हमारे पेपर में। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस केस टिल माई एग्जाम, वो आके मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये वाला केस था। तो अगर आपको नहीं भी पता, आपको 306 अच्छे से समझ आता है, आपने 2015 की इंटरप्रिटेशन भी लिखी है और उसे ठीक से समझाया है, तो जुडिशरी में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मुझे रिसेंट केस पता होता तो मे बी मुझे 1-2 नंबर और मिल जाते, बिकॉज वो उसी के ऊपर ही क्वेश्चन था। हर केस मटेरियल के इंडेक्स के लिए आपका लिखा होगा कंटेंट और उसके बाद मेन मटेरियल। तो आप कंटेंट पे क्लिक करो, कंटेंट को डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट ले लो। अब उसमें सारे लैंडमार्क और कुछ एक रीसेंट, ये रीसेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लैंडमार्क के लिए। लैंडमार्क आपका इससे बाहर कभी नहीं आएगा, इनका केस मटेरियल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो उसका आप इंडेक्स प्रिंट करो, हर केस के नाम के आगे एक एक लाइन में उसकी समरी लिख लो, जो मेन लॉ पॉइंट कोर्ट ने होल्ड किया था। अब ये आप बार बार इसके ऊपर नज़र मारोगे, 99% आपको तो केसेस के नाम याद हो जाएंगे एग्जाम आने तक। दूसरा, जब आपको मेंस आपके बैक टू बैक होंगे तो आपके पास इस पन्ने से ज़्यादा रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं होगा। तो एक जगह अगर आपके केस भी आ गए, उनके लॉ पॉइंट भी आ गए, तो वो आपका एक पूरा केस लॉ का अच्छा खासा नोट बन जाएगा। अब ये काम करो, साथ में लाइव लॉ के रीसेंट केसेस उसी टॉपिक के आगे यहीं पे पेपर के बैक साइड पे जो एम्प्टी शीट है उस पर लिख लो। तो आपका वो पूरा हर तरीके से केस लॉ पार्ट से कवर हो जाएगा, लॉ पॉइंट भी और केस का नाम भी। सो केस लॉज के लिए लास्ट पॉइंट टिप यही होगी कि नाम में नहीं, उसके अंदर के कंटेंट में जाओ। नाम कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सको तो प्रायोरिटाइज करो उसकी होल्डिंग्स पे, कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या डिसीजन था, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, उसको कैसे यूज़ करोगे, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन उससे रिलेटेड आएगी तो। सो दैट्स अबाउट केस लॉज। तो इसमें हमारा मेंस पूरा कवर हो गया। आप उन्हीं रिसोर्सेज पर स्टिक कीजिए अपनी खुद की। इसके अंदर एक चीज़ है कि हर इंसान की अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है। सो जो मैं आपको बता रही हूँ वो मेरे लिए काम करी, मे बी आपके लिए कुछ और रिसोर्सेज काम करेंगे। मे बी आपको बतुकलाल नहीं पसंद हो, सारथी पसंद हो, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, बट उन रिसोर्सेज को बहुत एग्जॉस्टिवली पढ़ो। रिसोर्सेज की ये बात होती है, हर किसी को अलग लैंग्वेज की बुक्स पसंद आती है। मुझे मे बी बतुकलाल या फिर केलकर की लैंग्वेज कंफर्टेबल लगी, आपको किसी और बुक की लगेगी। अपने हिसाब से देखो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कोचिंग नोट्स पे रिस्ट्रिक्ट मत होना, उससे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम का डिमांड ये है। अब लास्ट स्टेज हमारी होती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू दिल्ली में बहुत छोटे हुए थे इस बार, 1-1 मिनट 2-2 मिनट्स के इंटरव्यूज़ चले थे, तो उसमें आप ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। आपका जो आपको टाइम मिला, हमें जैसे 10 डेज़ मिले थे प्रिपरेशन के लिए, उसमें पैम्पर योर सेल्फ। It's you have to understand interview is more of personality, less of knowledge. Sometimes only personality and no knowledge. तो उस केस में आपको पर्सनालिटी, अब 10 दिन में आप पूरी ग्रूमिंग तो नहीं कर सकते हो। वो एक अगेन इट्स अ लाइफस्टाइल प्रोसेस, हाउ यू वॉक, हाउ यू सिट, हाउ व्हाट यू वेयर,
हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। ये सारी चीज़ों पे आप अभी से ध्यान देंगे तो आपको बाद में इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट नीडलेस टू से इसके अंदर भी आप 10 दिन में क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए। आपका इंटरव्यू में काम रहना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो यही है कि वो चेक कर रहे हैं कि आप इस जॉब का प्रेशर लेने लायक हो या नहीं हो। आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको वैसे ही कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट देकर आओ। अगर आपके मेंस में थोड़े कम मार्क्स है तो वो आपसे लॉ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वो भी वो बहुत बेसिक पूछते हैं। इंटरव्यू की एक चीज़, जब आप मॉक इंटरव्यूज़ दोगे, मॉक इंटरव्यूज़ थोड़े से स्केरी हो जाते हैं कभी कभी। उनके जो रिव्यूज़ होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, वो थोड़ा सा हेवायर होते हैं जो आपको थोड़ा डीमोटिवेट कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो रियल एक्चुअल इंटरव्यू होगा वो कभी भी स्केरी नहीं होगा। इट इज़ वेरी कॉर्डियल, द जजेस आर वेरी वेरी स्वीट टू यू। तो वहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस से जाओ, अपना कॉन्फिडेंटली आंसर्स दो। दे आर जस्ट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस एंड नथिंग एल्स। इसके अंदर इंटरव्यू में व्हाट यू कैन डू इज़ व्हाट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन। आप मेंस क्लियर करके आए हो तो ऑफकोर्स आपको लॉ तो आता है, आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देख सकते हो, आसपास क्या चल रहा है, आपके जुडिशरी में क्या अपडेट्स हुए हैं। उसके अलावा लॉ का बेसिक पार्ट, बिल्कुल प्रोसीजर, स्पेशली प्रोसीजर वो पूछते हैं तो प्रोसीजर पूछते हैं, या लिमिटेशन, इवन दैट इज़ प्रोसीजर। तो सब्सटैंटिव पढ़ने की आपको इंटरव्यू के टाइम ज़रूरत नहीं है। लॉ पढ़ना ही है तो आप प्रोसीजर्स पढ़ो। उसके अलावा अपनी थोड़ी सी करंट अफेयर्स पे काम कर लो जो आजकल में चल रहा है। इंटरव्यूज़ में आपको मॉक इंटरव्यूज़ लेना इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी स्टेज में आपके लिए मॉक ज़रूरी नहीं है, बट इंटरव्यू आप ले लोगे तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे कि वहाँ आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो आपके पर्सनल क्वेश्चंस, व्हाई डू यू वांट टू बी अ जज, लॉ क्यों किया, घर में कोई लॉ बैकग्राउंड से है या नहीं है, आप जज बन के क्या करोगे, कोर्ट में क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसके आंसर्स आपको पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो वहाँ जाके आप एकदम फंबल नहीं करोगे और अच्छा आंसर दोगे। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखो। मॉक्स आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगे। वहाँ वो आपको बताते हैं आपको क्या पहन के जाना चाहिए, क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, आपके बाल कैसे होने चाहिए। बिकॉज सी, इंटरव्यू में दे आर सीइंग योर फेस एंड इन 1 मिनट और 2 मिनट्स दे हैव टू डिसाइड वेदर टू टेक यू और टू लीव यू बिहाइंड। उस केस में आप 2 मिनट्स में अपना इंप्रेशन कैसे उनके ऊपर अच्छा क्रिएट करोगे। देन अपीयरेंस ऑब्वियसली मैटर्स। तो फॉर गर्ल्स आई कैन टेल यू, वेयर अ साड़ी। साड़ी का भी कलर बेज या ग्रे, वेरी लाइट शेड्स ऑफ बेज, ग्रे, ब्लैक, नो अदर कलर। वेरी वेरी बेसिक साड़ी, मेक अ बन, डोंट लीव योर हेयर लूज। And if you want to wear a watch, it should be a strap watch, not a leather watch, and black color. तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं। आपकी जो स्लीपर्स हैं वो टक टक की आवाज़ नहीं करें। बाय समथिंग लाइक दैट कि जो एकदम आप उसमें कंफर्टेबली चल भी लो और से आवाज़ ना हो, बिकॉज वो एक बहुत थोड़ा सा शैबी इंप्रेशन क्रिएट करता है ऑन द पैनल। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप वर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। आप थोड़ा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको प्रोफेशनल वाइब आएगी। यू हैव टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल, दे शुड सी एन ऑफिसर इन यू। सो दैट इज़ हाउ यू टैकल द इंटरव्यू। उसके लिए कोई अलग प्रेपरेशन नहीं है। अपने आप पर ध्यान दो, आराम से स्लीप वेल, अच्छा अच्छा सोचो, hear good music if you're a music person, but you have to be relaxed. The main point is to stay calm. वहाँ जाके भी nervous नहीं होना. The moment you be nervous, they will get to know. And panel के सामने you cannot fake. Be as true and genuine as you can. अगर आप झूठे आंसर दोगे तो वो आपको उन्हीं आंसर्स में फंसा देंगे and then your impression will go haywire. तो please be true to them, be true to yourself and be confident. Means सबसे important और सबसे tough stage होता है किसी भी एग्जाम का। इंटरव्यू कॉर्डियल होता है, वहाँ वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं। दे वांट टू टेक पीपल। जो एलिमिनेशन फेज होता है वो प्रीलिम्स का होता है और थोड़ा बहुत मेंस का होता है। तो इंटरव्यू से कभी भी मत डरो। आई वाज अ लिटिल स्केर्ड अबाउट इट, सो लेकिन वो कुछ भी नहीं था अंदर जाके। इट वाज वेरी कॉर्डियल। सो आपके दिमाग में अगेन मिथ्स होते हैं, हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शंस होती है जिसकी वजह से हम इतना पैनिक करते हैं, टेंशन लेते हैं। लेकिन ये एग्जाम्स इतने टेंशन वाले होते नहीं है, बहुत स्मूथ है। ये जब क्लियर हो जाता है तो अब मैं आपको बोल सकती हूँ, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे लिए भी उतना ही टफ था और उतना ही पैनिकिंग मोड में था। तो प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। एंड वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज, अपना सर्कल, आपके आसपास के लोग सब पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में रखें, जो आपको पुल नहीं करें नीचे, जो आपको थोड़ा सा हमेशा सपोर्ट सिस्टम आपका बन के रहे। आई हैड अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। मेरे फ्रेंड्स सारे प्रिपेयर कर रहे थे जुडिशरी के लिए एंड वो सारे हेल्दी कॉम्पिटिटर्स हैं।
एंड आई होप यू नो व्हाट आई मीन बाय हेल्दी कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसे लोगों को अपने पास रखेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, डिस्कशन करने के लिए आपको लोग मिल जाएंगे, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको गलत नहीं बताएंगे, और आप अच्छा भी फील करोगे। कभी आपका देयर विल बी डेज जब आपका मन नहीं करेगा प्रिपेयर करने का कि बहुत हो गया है, अब नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। उस टाइम पे आपको वापस ट्रैक पे लाने के लिए आपको अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, एनीबडी कैन, बट यू विल नीड पीपल अराउंड यू टू पुश यू समटाइम्स। सो उस सर्कल को बहुत वाइजली चूज़ करें और अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखो, दिमाग को एकदम शांत रख के बस प्रिपेयर करते रहो। उसके रिजल्ट से अपने आप को एसोसिएट करना बंद कर दो। जब आप रिजल्ट से एसोसिएटेड रहोगे तो आप डरोगे, एंड डर के हम अपना 100% नहीं दे पाते। तो काम माइंड से प्रिपेयर करते रहो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा।